इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी भी रेजिस्टेंस पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है और साथ ही हम सुपर कंडक्टिविटी के बारे में भी स्टडी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसी भी रेजिस्टेंस पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, यानी वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी विद टेम्परेचर। देखिए, हम देखते हैं कि जब हम किसी भी कंडक्टर का या मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा मेटल बॉडी का रेजिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा। देखिए, इसके पीछे रीजन क्या है। हम क्या देखते हैं कि जब हम किसी भी मेटल को गर्म करते हैं तो उसके एटम्स वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, और जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा एटम्स उतना ही ज़्यादा वाइब्रेशंस करेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन्स को इन एटम्स के बीच में से पास होना होता है, जब फ्री इलेक्ट्रॉन इन एटम्स के बीच में से पास होगा, तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा एटम्स उतना ही ज़्यादा वाइब्रेशंस करेंगे और इन इलेक्ट्रॉन्स को उतना ही ज़्यादा कोलिजन्स फेस करनी पड़ेंगी। यानी जो मेटल का रेजिस्टेंस है वो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए इंक्रीज हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी मेटल को गर्म करेंगे तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। अगर हम स्मॉल टेम्परेचर वेरिएशन की बात करें तो जो रेजिस्टेंस है उसका फॉर्मूला होता है आर इक्वल्स टू आर नॉट इंटू वन प्लस एल्फा इंटू टी। यहाँ पे जो आर है वो है रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल और मेटल एट टेम्परेचर टी, एंड आर नोट इज रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे जो अल्फा है, अल्फा को हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, और यहाँ पे टी वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे हमको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। लेकिन अगर हम लार्ज टेम्परेचर वेरिएशन की बात करें, जैसे हम टेम्परेचर T1 से T2 तक इंक्रीज कर रहे हैं, और मान लेते हैं कि ये कोई मेटल वायर है और इसका जो रेजिस्टेंस है टेम्परेचर T1 के ऊपर R1 है, और साथ ही जो टेम्परेचर T2 है उसके ऊपर रेजिस्टेंस इसका इंक्रीज होकर हो जाता है R2। तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस है विद टेम्परेचर वो रेजिस्टेंस की इनिशियल वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी इनिशियली अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी तो टेम्परेचर के साथ में उसके रेजिस्टेंस में वेरिएशन भी ज़्यादा आएगा। और इसी तरीके से हम देखते हैं कि अगर हम जो टेम्परेचर है उसको जितना ज़्यादा इंक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होता जाएगा। तो सिंपली आप इसको मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हो कि चेंज इन रेजिस्टेंस यानी R2 माइनस R1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1, और साथ ही जो R2 माइनस R1 है यानी चेंज इन रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करके लिखें तो हम लिख सकते हैं R2 माइनस R1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 इंटू T2 माइनस T1, यानी जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा R1 इंटू T2 माइनस T1 के। यहाँ पे अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा जिसको हमने यहाँ पे अल्फा से रिप्रेजेंट किया है, और आप जानते हो कि अल्फा को हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इक्वेशन को R2 इक्वल्स टू R1 प्लस अल्फा R1 T2 माइनस T1, और अगर हम इसमें R1 कॉमन ले लें तो हम इसको लिख सकते हैं R2 इक्वल्स टू R1 इंटू वन प्लस अल्फा T2 माइनस T1। तो इसका मतलब ये है कि जो मेटल या कंडक्टर का रेजिस्टेंस है एट टेम्परेचर T2 वो होगा R2 इक्वल्स टू R1 इंटू वन प्लस अल्फा T2 माइनस T1। आप इस फॉर्मूले को यूज करके किसी भी टेम्परेचर के ऊपर मेटल बॉडी का या मेटल कंडक्टर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है अल्फा, उसकी जो वैल्यू है वो हम इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, और इस फॉर्मूले से अल्फा की वैल्यू आएगी R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू T2 माइनस T1। इसमें हमको याद रखना है कि अगर किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसका रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा इंक्रीज होता है तो उसके लिए अल्फा ज़्यादा आएगा, क्योंकि R2 माइनस R1 उसके लिए ज़्यादा होगा। और अगर किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसका रेजिस्टेंस कम इंक्रीज होता है तो उसके लिए अल्फा की वैल्यू कम रहेगी। यानी जिस मटेरियल के लिए अल्फा यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उस मटेरियल का टेम्परेचर वेरी करने से उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा वेरी करेगा, और जिस मटेरियल के लिए अल्फा कम होगा या कम आएगा कैलकुलेशन से उसका मतलब ये होगा कि उस मटेरियल का टेम्परेचर वेरी करने से उसका रेजिस्टेंस कम वेरी करेगा। इसी तरीके से हम वेरिएशन ऑफ रेसिस्टिविटी विद टेम्परेचर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसका फॉर्मूला होगा ρ2 इक्वल्स टू ρ1 इंटू वन प्लस अल्फा T2 माइनस T1। बस R1 और R2 की जगह ρ1 और ρ2 आ जाएंगे यहाँ पे, और साथ ही जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी है उसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं अल्फा इक्वल्स टू ρ2 माइनस ρ1 अपॉन ρ1 T2 माइनस T1। यहाँ पे हमको याद रखना है कि जो मेटल्स होती है उनके लिए अल्फा की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। इसका रीजन ये है क्योंकि जब हम मेटल्स का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस या उसकी रेसिस्टिविटी इंक्रीज होती है, और उसकी वजह से अल्फा की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। लेकिन अगर हम सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की बात करें तो हम क्या देखते हैं कि इनका टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी डिक्रीज होते हैं, क्योंकि लो टेम्परेचर के ऊपर इनके अंदर काफ़ी कम चार्ज कैरियर होते हैं, लेकिन विद राइज इन टेम्परेचर
इनके अंदर जो चार्ज कैरियर्स है वो बढ़ते जाते हैं और उनकी वजह से इजीली करंट फ्लो हो पाता है इनके अंदर से। इसका मतलब इनका जो रेजिस्टेंस है, रेसिस्टिविटी है, वो टेम्परेचर के साथ में डिक्रीज होती है। और इसी वजह से जो अल्फा की वैल्यू है वो इनके लिए नेगेटिव आती है, क्योंकि आप अल्फा का फॉर्मूला देख सकते हो, अल्फा इक्वल्स टू रो 2 माइनस रो 1 अपॉन रो 1 इंटू T2 माइनस T1। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करने से अगर रेसिस्टिविटी डिक्रीज होगी तो रो 2 की वैल्यू यहाँ पे रो 1 से कम होगी और उसकी वजह से ये वाली वैल्यू नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव आने से अल्फा क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर हम रेसिस्टिविटी का वेरिएशन देखें विद टेम्परेचर, तो मेटल्स के लिए हम देख सकते हैं कि जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज करने से मेटल्स का जो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टिविटी है, वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होते हैं। और ये जो ग्राफ है ये नॉन लीनियर होता है। साथ ही अगर हम एलॉय के लिए सेम ग्राफ को ड्रॉ करें तो एलॉय के लिए हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे एलॉयज का भी रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी इंक्रीज होंगे, लेकिन इनका जो रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी है वो लीनियरली इंक्रीज होते हैं और इनमें काफ़ी कम वेरिएशन आता है। बाय द वे, अगर एलॉय का टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो इनका रेजिस्टेंस काफ़ी कम चेंज होता है। इसी तरीके से अगर हम सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के लिए देखें तो हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ इनकी जो रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस है वो डिक्रीज होते जाते हैं, क्योंकि इनके लिए जो रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आप कह सकते हो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस उतना ही कम रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज सुपर कंडक्टिविटी। देखिए, हमने स्टडी किया था कि जब हम किसी भी मेटल को गर्म करेंगे या गर्म करते हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता जाता है। तो इसका रिवर्स भी पॉसिबल होगा। मतलब अगर हम किसी भी मेटल बॉडी का या किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होता जाएगा। तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ मेटल्स या कुछ एलॉयज़ के अंदर जब हम उस मटेरियल को ठंडा करते जाते हैं तो एक सर्टेन टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर के ऊपर, जैसे -196 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो टेम्परेचर के ऊपर, उस मटेरियल का या उस मेटल का जो रेजिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली कम होते होते जीरो हो जाता है। और इस कंडीशन में जो मटेरियल है वो एक बहुत अच्छे कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, यानी उसमें से मैक्सिमम करंट फ्लो हो सकता है। इसलिए हम उस कंडीशन को हम बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी, और जो मटेरियल है उसको हम बोलते हैं सुपर कंडक्टर। आप इसी चीज़ को एक ग्राफ की हेल्प से भी समझ सकते हो कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो -196 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो टेम्परेचर के ऊपर हम क्या देखते हैं कि जो मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट जीरो हो गया है। यानी -196 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो टेम्परेचर के ऊपर जो मेटल्स या कंडक्टर्स हैं वो एक बेस्ट कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं या बहुत अच्छे कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं सुपर कंडक्टर्स। जो सुपर कंडक्टर्स है उनका यूज़ क्या होता है, तो देखिए इनका मेनली तो यूज़ ये होगा कि अगर हम किसी भी सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम जो सुपर कंडक्टिविटी वाला कॉन्सेप्ट है वो यूज़ करते हैं। या इसके अलावा अगर हम एक लार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और जितना ज़्यादा करंट होगा किसी भी कंडक्टर या किसी भी कॉइल के अंदर उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस कर पाएगा। तो ऐसी जगहों पे जहाँ पे हमको हाई मैग्नेटिक फील्ड चाहिए या फिर हम बहुत अच्छे से करंट फ्लो करवाना चाह रहे हैं किसी भी सर्किट में, वहाँ पे हम इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन सुपर कंप्यूटर्स हम इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं, क्योंकि जो सुपर कंप्यूटर्स हैं उनमें हम चाहते हैं कि फास्ट कैलकुलेशन हो, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स है वो जल्दी रेस्पॉन्स करें। इसके लिए उनका जो रेजिस्टेंस है उसको लो करने के लिए, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स का रेजिस्टेंस है उसको लो करने के लिए हम उनके सर्किट्स को लो टेम्परेचर पे रखते हैं ताकि वो बेस्ट तरीके से वर्क कर पाए। इसी तरीके से जो एमआरआई स्कैनर होता है उसके अंदर एक हाई मैग्नेटिक फील्ड यूज़ किया जाता है स्कैनिंग के लिए। तो उस हाई मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए हम जो कॉइल्स यूज़ करते हैं उन कॉइल्स को लो टेम्परेचर पर रखा जाता है ताकि उनमें मैक्सिमम करंट फ्लो हो और वो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर पाए। तो गाइज आज के इस वीडियो में हमने स्टडी किया कि किसी भी रेजिस्टेंस पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, और साथ ही हमने सुपर कंडक्टिविटी के बारे में भी जाना। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको नए नए वीडियोज़ के अपडेट्स सबसे पहले मिलते रहें। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।